अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद अकरम साहब, जबकि कराची से हमें ज्वाइन करेंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी सना मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में मोस्ट क्रेडिबल पॉलिटिशियन राजा रियाज साहब, जिनकी बात पत्थर पर लकीर साबित हो रही है। पहले उन्होंने कहा कि अनवारुल हक काकर साहब निगरान वज़ीर आज़म, जिनका नाम जो कि एक लंबी फहरिस्त निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सामने रखी जा रही थी, लेकिन इस नाम के हवाले से कोई बात दूर दूर तक नहीं सुनी गई। राजा रियाज साहब की जानिब से ये कहा गया और अब राजा रियाज साहब ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी में हो जाएंगे। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये कहने से फ़िलहाल कासिर है कि इलेक्शन कब होंगे। आखिर ऐसा क्यों? अगर राजा रियाज साहब ये दावा कर रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन को इसका इल्म क्यों नहीं है? जी आज़म साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना। देखें, हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश यही है कि इंतखाबात अपनी आइनी मुद्दत के अंदर हों, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे बहरानों से बेक वक्त जो है नबर्द आज़मा है। बेशक। एक तो सियासी बहरान पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम, दूसरा सबसे बड़ा मुआशी बहरान महंगाई, बेरोज़गारी और सोने पे सुहागा, जो इस वक्त महंगाई का एक नया रेला आना शुरू हो गया है। अब देखें कि गुज़श्ता हुकूमत के दौरान हम यही वबेला करते रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन वो हुकूमत ख़त्म हुई, निगरान हुकूमत आई और जिसका काम सिर्फ इंतखाबात करवाना है और आइनी मुद्दत के अंदर अंदर। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसका सिर्फ ये काम है कि 5 साल के अंदर अंदर जो भी उनके ज़िम्मेदारियों में आता है, सेंसेस आते हैं, हल्का बंदी आती है और उसके बाद इंतखाबात जो आइनी और कानूनी जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे ऑफिसर वहाँ पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने जवाब वहाँ पे दिया वो इंतहाई अफसोसनाक था। उन्होंने बिल्कुल एक लाइल्मी इस तरह जाहिर की कि जिस तरह उनका इलेक्शन कमीशन के अदारे के साथ तल्लक ही कोई ना हो। बिल्कुल। उसके बाद आप सियासी जमातें हैं उनकी तरफ अगर आप गौर करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पीडीएम की जमातें थी उन्होंने एक पूरा प्लान जो उनको ऑलरेडी पता था उस तरह लपेट के तो इनके हवाले किया है कि भाई आप जाने, आपका काम जाने। शायद वो खुद भी मुझे इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे इंतखाबात के अंदर, वरना इंतखाबात जब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म होता है और इंटरम सेटअप आता है, साथ ही इलेक्शन कमीशन का काम है कि इंतखाबात की तारीख वो अनाउंस कर दी जाती है और एक शेड्यूल जो है वो दे दिया जाता है ताकि तमाम सियासी जमातें इंतखाबात के लिए अपनी कंपेन की तरफ रुजू करें और तैयारी करें। लेकिन उन जमातों की तरफ से मुझे जो रिस्पॉन्स इस वक्त खामोशी है वो ये बता रही है कि वो सारी इसमें पार्ट एंड पार्शल हैं इस प्लान के अंदर। जिस तरह राजा रियाज साहब वो भी उसी पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा थे, बज़ाहिर अपोजिशन लीडर थे, लेकिन उनका जो बयान है वो भी आई ओपनर है कि इंतखाबात फरवरी तक जा सकते हैं जी। अब ये फरवरी की बात भी कोई हतमी नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो सेंसेस और नई हल्का बंदियों की बात हो रही है उसके साथ साथ आप टेररिज्म की देखें, उसकी गुफ्तगू होनी शुरू हो गई है, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इंतखाबात आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वक्त पर इंतखाबात का इनकाद बहुत ज़रूरी है। अगर इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो आगे बहुत सारे ऐसे आइनी बहरान हैं जो मज़ीद जिनसे आपको लड़ना पड़ेगा। मसलन आपका जो सदर मुमलकत है उनका टेन्योर अगले महीने ख़त्म हो रहा है, लिहाजा सदर के ऊपर वहाँ पे एक वाज़े तौर पे आइन में लिखा है कि सदर की वफ़ात हो जाए, सदर इस्तीफ़ा दे दें या सदर खुदा न खासा ज़हनी तौर पर मजूर हो जाए, उस सूरत में चेयरमैन सैनेट जो होता है वो कायम काम सदर आता है। अगर इन चीज़ों में से कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं है इस वक्त, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता, वहाँ पे आइन आगे खामोश है। क्या यही सदर कंटिन्यू करेंगे या ये रिज़ाइन कर जाएंगे या रिप्लेस होंगे। उसके बाद मार्च के अंदर आपका आधा सैनेट जो है वो रिटायर हो रहा है, चेयरमैन सैनेट समेत। आपका इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट ना होने की वजह से आपका सैनेट का इलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे बहरान हैं और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मईशत का चैलेंज है। देखिए, निगरान हुकूमतें कभी मईशत ठीक नहीं करने आती,
ना उनका वो टास्क होता है, ना उनकी वो जिम्मेदारी होती है। वो मुंतखब हुकूमतों का काम होता है कि उन्होंने मुआशरा ठीक करनी है। और इस वक्त मुल्क के अंदर और अवाम की जो हालत हो चुकी है, उसके लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। जो मैंडेट हासिल करे पार्टी, उसको इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए, ताकि पाकिस्तान की मुआशत पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जा अभी सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है सना, आपकी जानिब आऊँगी, आपको क्या लगता है कि सूरत हाल क्या है? क्योंकि राजा रियाज साहब तो ये एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे बड़ों ने फैसला चूंकि कर लिया है, इसीलिए इलेक्शन तो फरवरी में हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इससे लाताल्लुक? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आज़म चौधरी साहब ने बातें की हैं उसमें से कुछ बातों के ऊपर मैं कहूँगी कि शायद प्रैक्टिकली उस तरह ग्राउंड पर वो नज़र नहीं आती हैं। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब दे या ना दे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्शन के लिए वक्त कितना चाहिए। उससे पहले राजा रियाज साहब की प्रोडक्टिविटी पर भी बात कर लेनी चाहिए कि पिछले 16 माह में राजा रियाज साहब की प्रोडक्टिविटी क्या रही है और क्या वाकई उन्होंने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया है। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि राजा रियाज साहब अगर किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो आया वो खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं या फिर उनको पर्चा पकड़ाया जा रहा है जो कि वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर हम काकड़ साहब की नॉमिनेशन के ऊपर पहले थोड़ा सा बात कर ले तो मेरा ख्याल है कि वो पीडीएम की नॉमिनेशन नहीं थी, उनसे सिर्फ कंसेंट ली गई है और कंसेंसस कहीं और हुआ है जब इनको नॉमिनेट किया गया था बहैसियत प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मैं इस राय से डिसएग्री करती हूं कि सेनेट इंतखाबात के ऊपर पीडीएम की जमातें कॉम्प्रोमाइज करेंगी और इलेक्शन को फरवरी से आगे लेके जाएंगे। इन एनी केस इलेक्शन फरवरी से आगे जाता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से सेनेट इलेक्शन के ऊपर पीडीएम की जमातों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा ही है। दूसरी बात जो की गई कि हल्का बंदियों में तब्दीलियां होंगी और उसके लिए 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो मेरा ख्याल यह है कि हमें साबिक जो वजीर कानून थे आजम नजीर तारड़ साहब, उनके स्टेटमेंट को याद करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि जी हल्का बंदियां हो या ना हो, लेकिन जो सीट्स हैं उनमें कोई इजाफा या कमी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ये बेसिकली एडजस्टमेंट्स करेंगे उन पॉपुलेशन इंक्रीज को जो कि कंसेंसस में या जो मर्दमशुमारी में सामने आया। तो मेरा ख्याल यह है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि नई मर्दमशुमारी से इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि 2017 की मर्दमशुमारी के ऊपर पहले ही तहफुजात थे और वो सिर्फ वन टाइम के लिए उन स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर देखें तो ना तो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इलेक्शन फरवरी से आगे जाए और ना ही पीडीएम की जमातें चाहती हैं। और मेरा ख्याल जो एक जमात रह जाती है जो कि बज़ाहिर हमें मंदिर से साइड पर होती हुई नजर आती है, जो कि पीटीआई है, वो भी किसी तौर नहीं चाहेगी कि इंतखाबात इससे आगे जाएं। लेकिन इस बात को भी सामने रखना चाहिए कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने आज एक लेटर लिखा है बड़ा लंबा चौड़ा वज़ीर आज़म साहब को, और उन्होंने कहा है कि जी 90 रोज में आपने इंतखाबात करवाने हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि उस लेटर के ऊपर जाने की जरूरत थी या नहीं थी, क्योंकि वो भी ये बखूबी जानते हैं कि कम से कम 4 से 6 माह इलेक्शन कमीशन को चाहिए, 4 माह हल्का बंदियों के लिए चाहिए और उसके बाद 60 दिन का टाइम इनको चाहिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर इसका मतलब ये कि आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो फिर 3 माह का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर इस सेटअप को आप मिलाएं तो ये तकरीबन जाके मिड ऑफ फरवरी बनता है। तो मेरे ख्याल से या मेरी अदना राय ये है कि राजा रियाज साहब जो डेट दे रहे हैं वो डेट उनको बताई गई है, वो सिर्फ वो अनाउंस कर रहे हैं और उनकी जो बात है वो दुरुस्त है, उनकी खबर भी दुरुस्त है और उनकी बात भी दुरुस्त है। इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं टेक्निकली। फ़हीम, हमारे बड़ों ने चूंकि मशवरा कर लिया, इसीलिए हम सना के मुताबिक, ठीक है, हम अकरम साहब आपकी जानिब आऊँगी, फ़हीम से मैं बाद में सवाल रखूँगी उनके सामने। आपको नहीं लगता कि जो सूरत हाल अभी पाकिस्तान की सियासत में चल रही है उसमें पूरी आवाम की नज़रें जिस पर टिकी हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन इलेक्शन जिसने कराने हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, वो है इलेक्शन कमीशन, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, वही इससे फ़िलहाल इनकारी है और नहीं जानता कि इलेक्शन होंगे कब? एक्चुअली जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इलेक्शन कमीशन का तो काम ही हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है इलेक्शन के लिए। जमहूरी ममालिक में कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, वो किसी वक्त भी टूट सकती है। कोई बहाना नहीं होता कि डिलिमिटेशंस होंगी, सेंसस होगा। अभी इलेक्शन कमीशन देखिए क्या कर रहा है। आइन के एक आर्टिकल कहता है कि आपको जो जनरल इलेक्शन से पहले हल्का बंदियाँ करना है। आइन का एक और आर्टिकल 224 कहता है कि आपको हर सूरत में 90 रोज़ के इलेक्शन करवाने हैं। तो क्या मतलब एक आर्टिकल को छोड़ के जो आपको सूट करे उसको आप पकड़ लीजिए कि चूँकि हल्का बंदियाँ करनी है, ये भी मैंडेट है, 90 दिन का जो अभी जो मैंडेट है वो हम उसको आगे ले जाते हैं। ये नहीं किया जा सकता। आइन के साथ आप उसके हिस्से बखरे करके उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। ये करते रहेंगे तो आप देखें कि 16 माह में क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन को हुक्म मिला, इलेक्शन कमीशन ने डेट दी, लेकिन पंजाब की सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं हुआ, केपी की सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं हुआ।
जहाँ तक बात है, मैं उस पर क्या बात करूँ कि अब राजा रियाज जो हैं वो किसके तर्जमान हैं? कभी वो, जहाँ तक हम कह सकते हैं वो तो यही है कि वो नवाज शरीफ साहब के तर्जमान हैं, क्योंकि उन्होंने भी फरवरी की डेट दी कल परसों में, और आज राजा रियाज साहब ने दे दी। अब इसे क्या कहें कि राजा साहब किस के तर्जमान हो सकते हैं? ये बात ज़हन में रखें कि ये बड़ा कम हुआ है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि किसी अपोजिशन लीडर के दिए हुए नाम को जो रूलिंग पार्टी है उसने फौरी एक्सेप्ट कर लिया हो। अमूमी तौर पर ये होता रहा है कि या तो वो लड़ाई झगड़ा होता था, कमेटियों में जाता था, या अमूमी तौर पर ये नज़र आता था कि हुकूमत का जो नॉमिनी होता था वो केयर टेकर बनता था। तो ये सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। सबको पता है क्या है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कहाँ से। ये बहुत ख़तरनाक है, इतना कहाँ से ख़तरनाक डोरियां है हिलाई जा रही हैं। कि निगरान जब अपने मैंडेट से बाहर जाएंगे तो निगरानों को तैयार रहना पड़ेगा कि फिर आवाम का जो रुख है, आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो उनकी तरफ जाएगा, और जो और लोग हैं जो जहाँ से हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं फिर उस तरफ रद्द-ए-अमल जाएगा। ठीक। अच्छा फ़हीम, हीले बहाने आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के इस किरदार को मज़ीद मुतनाज़े बना रहा है? मज़ीद पे ज़रा फोकस कीजिएगा। सना, मसला ये है कि हम ना बड़े भोले लोग हैं, और हम ना हर चीज़ में कोई कहीं से कोई एक नारा आ जाए हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। किसी ने कोई एक बात कह दी तो हम कहते हैं कि बस इसमें भी हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढनी है। आइन को ऐसे पढ़ते हैं जैसे बस ये मुल्क जो है हमेशा आइन के ऊपर ही चलता रहा है। मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, सिर्फ 2 डेट्स जानना चाहता हूं मैं आपसे। पहली बात, डेट तो मुझे बता दीजिए कि इदारे शुमारियात से उससे हमारी मरदमशुमारी की मंजूरी किस तारीख को हुई थी? मैं बता देता हूँ, 5 अगस्त को हुई थी। गवर्नमेंट किस तारीख को गई है? 9 अगस्त को गई है। अभी हम आइन की बातें कर रहे हैं, आइन में वाज़े अल्फाज में यह भी तो लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों के लिए 120 दिन चाहिए। 9 अगस्त से लगाएं, क्या बनता है? 9 दिसंबर बनता है। 4 महीने तो उन्हें हल्का बंदियों के लिए चाहिए। उसके बाद वो अगर 2 महीने में 1.5 महीने में इलेक्शन करा रहे हैं, जिसके लिए भी उनको 3 महीने चाहिए, तो भाई वो तो ठीक कर रहे हैं ना यार। हम ये क्यों ढूंढ रहे हैं कि जनाब राजा रियाज साहब को किसी ने पर्ची दे दी है, राजा रियाज साहब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को किसी ने पर्ची कहा है तो वो वही बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ की कहीं भी बात राजा रियाज साहब कर रहे हैं। अरे भाई क्लियर है ना यार सब कुछ, 2 + 2 4 तो हो रहे हैं। कौन सी ऐसी हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते रहते हैं? आइन में ही तो लिखा है कि जनाब अगर मरदमशुमारी जो है वो हो जाए तो आपने आइंदा इंतखाबात जो है उस नई मरदमशुमारी के तहत कराने। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से तैयार होगा? आपने मरदमशुमारी मंजूरी जो है वो 5 अगस्त को की है, उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो वक्त पे इलेक्शन नहीं करा सकता। कैसे कराएगा? अगर वो कंधे उचकाकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा है इलेक्शन कमीशन, तो डेफिनेटली उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, वो यही जवाब देंगे, कंधे ही उचकाएंगे। फूल तो वहाँ पेश करने से रहे, कोई डेट तो देने से रहे। 4 महीने हल्का बंदियों के लिए चाहिए उन्हें। उसके बाद जाके जो है आपको अगर वो 60 दिन भी नहीं बचते उसके बाद, तो मेरे ख्याल है अगर 9 दिसंबर से आप 15 फरवरी तक का टाइम लगा लें तो कितने दिन बनते हैं भाई? उसके दौरान वो इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि हम इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे कि जनाब ये राजा रियाज साहब ने जो ये बयान दिया है, ये बयान देते हुए क्या उन्होंने निगरान हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा नहीं की है? निगरान हुकूमत से अगर ये बयान आता, चलें अभी तो उनकी काबीना ही नहीं है, अगर ये काकड़ साहब कहते ये कि जनाब हम फरवरी तक इलेक्शन कराएंगे, तब तो चलें बात समझ में आती। राजा रियाज साहब हुकूमत से बाहर हैं, वो ये बयान दे रहे हैं, वो चीज़ जो है उसके ऊपर बात नहीं हो रही कि ये अनहोनी क्यों हो रही है, ये बातें क्यों की जा रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई मसला ये है कि आप तो निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं। और ये मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हैं आप? कि अगर एक लम्हे के लिए मैं इस बात को मान लूँ, जो मैं भी किसी हद तक इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि राजा रियाज साहब को भी पर्ची तो कहीं और से आई थी, उन्होंने मजबूरन जो है काकड़ साहब के लिए एग्री कर लिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी एग्री कर लिया, पीडीएम के कुछ लोगों ने उससे इख्तिलाफ भी किया, लेकिन अब वो बाहर बैठकर निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। सही। ये जो डेट दी गई है राजा रियाज साहब की तरफ से, मेरे ख्याल में तो उन्होंने उनके लिए मुश्किल पैदा कर दी है अभी, और मजीद उनके लिए मुश्किल हो गई कि भाई हम 15 फरवरी तक इलेक्शन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। तो आजम साहब, आपको लगता है कि ऐसे में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जो ज़ेर निगरानी हो जाएंगे इंतखाबात, वो शफाफ भी हो पाएंगे? अच्छा, मैं इस पे अगर हो जाते हैं इंतखाबात तो मैं फ़हीम साहब ने बड़ा उन्होंने कैलकुलेशन के साथ ना बड़ी उन्होंने डेट्स के साथ हमें एग्जैक्टली डेट्स वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। लेकिन मैं एक चीज़ याद करा दूं जी
कि इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर 2021 को अब सेंसस कंप्लीट करना था, हल्का बंदियाँ करनी थी और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना था। उसके बाद आ जाती है अदम एतमाद के बाद पीडीएम गवर्नमेंट। अब पीडीएम गवर्नमेंट ने 16 माह के अंदर ना सेंसस के ऊपर काम करवाया, इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी, ना वो हल्का बंदियों की जानब इलेक्शन कमीशन की तवज्जो मरकूज़ हुई, बल्कि जो पंजाब और केपी में इंतखाबात होने थे उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करता रहा। अब जबकि हुकूमत का टेन्योर 9 अगस्त को ख़त्म हो रहा था, जो कि बच्चे बच्चे को पता था, और इसके बावजूद अगर 4 अगस्त को फैसला किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन अब सेंसस करवाएगा, उसके बाद हल्का बंदियाँ करवाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो फ़हीम साहब कह रहे हैं टेन्योर उसी तरफ वहाँ चला जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या नेक नीति शामिल थी? ये इंतखाबात को खुद डिले करवाने का मैं समझता हूँ एक सोचा समझा मंसूबा था साबका हुकूमत का, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस आप सारे बिल्कुल मंसूबे दुरुस्त के अंदर फरमा रहे हैं आजम साहब, मुझे- लेकिन ये बता दीजिए कि शफाफ इंतखाबात ये करा पाएंगे? अब हम आते हैं शफाफ इंतखाबात की तरफ। देखें सना, मैं बड़े शौक से आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आज तक मैंने अपनी होश में कोई इंतखाबात ऐसे नहीं देखे जिनके ऊपर शफाफियत के हवाले से कोई क्लीन चिट आई हो। हर इंतखाबात के दौरान एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हुई है, कोई सिलेक्टेड है तो कोई इम्पोर्टेड है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि खामोशी के साथ और इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर लिया जाए। अब ये निगरान हुकूमत जो इंतखाबात करवाने जा रही है, जब तक तमाम सियासी पार्टियों के लिए वो उस किस्म का माहौल नहीं मुयसर होगा, मैं समझता हूँ कि अच्छा, फहीम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इंतखाबात के आजम ऊपर साहब, आप फिर ही को क्वेश्चन रिस्पॉन्ड मार्क करेंगे आएगा। फहीम, लेकिन फहीम मेरा क्वेश्चन भी मैं ऐड कर देती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उस पर जोर दिया है सबसे ज्यादा कि इलेक्शन कहाँ कैसे नहीं करवाने, तो देखिए, मैं तो शफाफियत की तो आजम बात साहब की बहुत बात आगे पे चली सिर्फ जाती कमेंट कर है रहा था ना। कि जी जी मैं तो आजम साहब की सिर्फ एक बात के ऊपर कमेंट करना चाह रहा था कि इस मुल्क में एक रेफरेंडम जरूर हुआ था, उसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं था, और कुछ नहीं। मैं उनको इंटरप्ट कर रहा। आप जब ये शफाफियत वाला सवाल जब आप अगर अभी करना चाहते हैं तो मैं भी जवाब जी देता जी हूं। जी जी देखिए, शफाफ इंतखाबात तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? वो ये है कि आप क्या आवाम को इन इंतखाबात के लिए निकाल पाएंगे? क्या लोग जो हैं वो इंतखाबात में वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे? मुझे तो नहीं लगता लोग इंतखाबात में वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। अगर उन्हें निकलने दिया जाएगा। फहीम साहब, अनवारुल हक काकर साहब वजीर आजम निगरान निकलने वजीर कैसे आजम देंगे? हैं, आप तो आज से निकलने नहीं दे रहे जानिबदारी ना। या गैर जानिबदारी पर भी बहुत सारे सवालात अभी खड़े हो रहे हैं, इस पर भी थोड़ी नजर डालिए। नहीं, देखिए, बात यह कि आज आपने पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। क्या आवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए वोट डालने निकलेंगे? आप जो है यहाँ पर महंगाई किए चले जा रहे हैं कि आवाम मजीद महंगाई के लिए वोट डालने के लिए निकलेंगे। फहीम, हम महंगाई की बात करेंगे, लेकिन अभी मैं सना की तरफ जाऊंगी क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। हाँ भाई, 2 सना है आज, आप उन्हें इससे बात करें आज। सना, आपकी जानिब आऊंगी, आप बताइएगा आपको क्या लगता है शफाफ इंतखाबात और साथ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब का नाम, दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो रही? मैं पहले तो ये सोच रही हूँ कि मैं किस मुल्क में बैठी हुई हूँ, किस मुल्क के बारे में बात हो रही है, कौन से आइन के बारे में बात हो रही है और कौन से इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। हमें थोड़ा सा अपने गिरेबानों में भी झांक लेना चाहिए। 70 में एक इंतखाबात 70 की दिहाई में हुए थे, इसके बारे में लोग बात करते हैं कि शायद वो किसी हद तक बेहतर थे। उसके अलावा ना तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दौर कभी ख़त्म हुआ, कभी खामोश मार्शल लॉ, कभी ऑफिशियल मार्शल लॉ, और फिर उसके बाद इंतखाबात भी जो होते रहे, पहले से पता होता था कि असेंबलियों में मुंतखब किसने होना है, पहले से पता होता था कि ये गवर्नमेंट जो आनी है ये हंग पार्लियामेंट होगी या ये 2/3 अक्सरियत के साथ होगी। अगर कोई 2/3 अक्सरियत के साथ आ भी जाता था तो उसकी टांग खींच के उसको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता था अगर वो लाइन क्रॉस करता था। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे सियासतदान भी, हमारे साफियों, सबको समझना चाहिए कि मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है और उसको चलाने के लिए क्या बाउंड्रीज मौजूद हैं। जहां तक ये डिबेट हो रही है मुनसिफाना होने की, तो मेरा ख्याल है 2018 का इलेक्शन ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सबको याद है कि किस तरीके से आरटीएस सिस्टम को हवा बनाकर पेश किया गया, फिर उसको उठाया गया, फिर उसको बिठाया गया। तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर भी हमें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। पीटीआई को किस तरीके से अकोमोडेट किया गया, माजी में मुस्लिम लीग नून को किस तरह अकोमोडेट किया गया, पीपल्स पार्टी को कब सिस्टम से निकाला गया और कब सिस्टम में लाया गया, तो इन तमाम चीजों को मलूज़ खातिर बराए मेहरबानी रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन होना ना होना एक बात की बात है। चैलेंजेस की आप बात कर रही थी,
और आपके बाकी पैनलिस्ट भी कर रहे थे, तो चैलेंजेस का और इदारों का चैलेंज सबसे बड़ा इंतखाबात नहीं होंगे। इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हमने मईशत जो इस वक्त बिल्कुल जमीन पर लेट चुकी है, एक IMF का जो एग्रीमेंट ये गवर्नमेंट कर गई है मुस्लिम लीग नून की, ये सिर्फ एक इंजेक्शन है जो कि लगा के गई है, लेकिन आप इससे अगर ये समझे कि आपका मरा हुआ जिस्म दौड़ने लगेगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी मईशत को बेहतर कैसे करना है, जो अग्रीमेंट्स हुए हुए हैं उनको सस्टेन कैसे करना है और उनके लिए ग्राउंड कैसे बेहतर बनाना है। और दूसरी बात, जो दहशतगर्दी का हवाला आपके किसी एक पैनलिस्ट ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, प्रायोरिटी के ऊपर इदारों की तरफ से भी है और गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। अगर दहशतगर्दी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आ सकेगी, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो CPEC आपका फ्लॉप हो जाएगा। आप जो इस वक्त मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगाकर गए हैं, जो आखिरी चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, उसका सारा एसेंसी इस बात के ऊपर था कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो प्रायोरिटी इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की भी और इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट की है, वो ये है कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। और आप देखिएगा कि जो काबीना में लोग शॉर्ट, ठीक है सना, हम इकोनॉमी पर बात करेंगे, हम पेट्रोल पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, लेकिन टाइम चूंकि शॉर्ट है, अकरम साहब का मुझे पॉइंट इसमें लेना है। अकरम साहब, आपको लगता है कि ठीक हो गया, अकरम साहब आपको लगता है कि जो अभी सारा फोकस है हमें इलेक्शन की शफाफियत पर, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब, बात हम बार बार उन्हीं की कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म, उनकी जानिबदारी पर, उनकी गैर जानिबदारी पर अभी भी सवालात उठ रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो अवाम फिर किसकी तरफ देखे? देखिए सना, इसमें बड़ी बुनियादी बात है, इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो शफाफ इंतखाबात तो बड़ी दूर की बात है, बिल्कुल। नंबर 1। दूसरा देखिए कि अनवारुल हक काकड़ साहब की जो नामजदगी है या उनको जो चुना गया है, उसके अंदर कोई बहानेबाजी भी नहीं की गई। सारा अमल जो है वो बिल्कुल एक खुले एक किताब की तरह हमारे सामने है कि क्या माजी हमारे सामने है, इस दफ़ा क्या हुआ हमारे सामने है, कहाँ से नाम आया, यानी कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने उनकी समरी को मंजूर करना है, उनके नाम को अप्रूव करना है, जिस अपोजिशन लीडर ने वो नाम प्रपोज किया है, मैं पहले भी कह चुका था कि ये बहुत कम हुआ है कि अपोजिशन लीडर का नाम इतनी आसानी से फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। यहाँ पे तो मामला 6-6 माह लटके रहते थे, कभी इलेक्शन कमेटी के पास जा, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, फिर इलेक्शन कमीशन में गया, ये सारे मामला हम देख चुके हैं। जहाँ तक मामला है ना, अभी सना मिर्ज़ा जो बात कर रही थी, ये मैंडेट नहीं होता किसी भी मुल्क की निगरान हुकूमत को कि वो मईशत ठीक करे। किसी भी इदारे का ये मैंडेट नहीं होता कि वो इस हद तक अपने पर फैला ले कि जो दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो आम लोग हैं, उनका जो दायरा कार है वो स्क्वीज़ होकर रह जाए। मुल्क नहीं चल सकते, मईशतें नहीं चल सकती। इलेक्शन बात हुई 70 के इलेक्शन की, उसमें भी एक गलतफहमी थी और उसमें भी उनका ख्याल था कि हमें मुस्बत नताइज मिल जाएंगे, इसलिए वो फेयर इलेक्शन हो गया था। ठीक है, इस तरह के इलेक्शन होते रहे हैं। ठीक हो गया, मुझे अब ब्रेक की तरफ जाना है और अभी हमारे पैनलिस्ट के मुताबिक जो सूरत हाल है, मिशन लाइल्म है, इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन क्यों नहीं होंगे ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की बनती है कि उनके पास जवाब होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए, क्योंकि आवाम की इस वक्त नज़रें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर टिकी हैं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल महंगाई के हवाले से हम डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्ट से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे रुपए की मुसलसल तनज़्ज़ुली और डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी के हवाले से। नाजरीन, पेट्रोल निगरान वज़ीर आज़म के आते ही दूसरे रोज़ 17.5 रुपये महंगा। आवाम थक गए सुन सुनकर, हर आए दिन हाय रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम परेशान है। सवाल अकरम साहब इससे रिलेटेड यही है कि पेट्रोल में इजाफा करना ही वाहिद हल है, कोई और रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे हमारे बड़े? देखिए, ये बात बड़ी दूर तक जाती है। इसके अंदर आपके फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ हैं। फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर बात करना जो है वो बहुत हद तक इन हालात में वो हमें नहीं समझ में आ रहा। वो अब कोई फॉरेन मिनिस्टर जो सामने आएंगे तो पता चलेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आज हम जिन हालात का शिकार हैं वो ये नहीं कि वो खुद पैदा हो गए, ये बाकायदा किए गए हैं। अगर हम 2022 में जाएँ, अगर आज से लोगों को कहा जाए ना जी कि अच्छा कौन सा वक्त चाहेंगे वापस आ जाए, तो शायद कहें जी कि ये जो अप्रैल 2022 वापस आ जाए। 150 लीटर पेट्रोल, अब आप सोचिए कितनी बड़ी लग्जरी है आज के दौर में। और दालें और आपकी सब्जियां,
बुनियादी इशू ये है कि, और बात हमें बिल्कुल सामने रखनी चाहिए कि हुकूमतों का काम होता है कि उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करना है कारोबार करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करना है अपनी कुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए। जब आपकी कुव्वत ख़रीद ज़्यादा होती है, आपके पास रोज़गार होता है, जहाँ जहाँ डॉलर बढ़ेगा वहाँ वहाँ पे बेयकीनी बढ़ेगी। आपको, आपके इन्वेस्टर को पता ही नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, क्योंकि आपके मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम है, और जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं होता वहाँ पे मईशत कभी इस्तेहकाम नहीं हो सकती, वहाँ पे इन्वेस्टर कभी नहीं आता। आप दुनिया में बिल्कुल एक ऐसे जजीरे की तरह बन गए जो दलदली है, जहाँ पे परिंदे भी दाना दुनका चुनने नहीं आते। तो ये हालात पैदा किए गए हैं, ऐसा नहीं था कि हम कोई पैदाइश से ऐसे हैं और 76 साल से ऐसे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इस मुल्क के अंदर पैचेस में बेहतरी भी होती देखी है। तो उसका एक ही ज़रिया है इलेक्शंस, वक्त पर इलेक्शंस और शफाफ इलेक्शन। लोग जिसको वोट दें उसको हुकूमत दें, फिर लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं, इन्वेस्टर भी रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी स्टॉक मार्केट भी रिस्पॉन्ड करती है। वो उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि स्टेबिलिटी लेके आए, मईशत में स्टेबिलिटी लेके आए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे, लोगों को यकीन हो कि उनको तालीम, के बच्चों को तालीम मिलेगी, उनके सेहत के मसाइल हल होंगे। आप देखें जाके छोटा सा मसला आपको थाने में पड़ जाए, आपको मुसीबत आ जाती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आपके औसान ख़ता हो जाते हैं, आप अपनी जेब ढूंढने पड़ते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट चेक करना शुरू कर देते। सबके पास तो ये हालात नहीं है। हम कहाँ पहुँच चुके हैं ये हमें पता है कि हमारे जो लोग हैं जिनको सारी सहूलतें हासिल है, सारी मुराद हासिल है उनके, आपको पता है कि 2.66 खरब रुपए की अभी भी आप इतने बड़े बड़े जो कॉरपोरेट और बहुत बहुत इदारे हैं उनको आप सब्सिडी दे रहे हैं। जी प्लीज़ ये सारा कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क में इस्तेहकाम नाम का लफ्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा फ़हीम, मुश्किल फ़ैसले तो करने पड़ेंगे, लेकिन आवाम के लिए अच्छी खबर कौन लेकर आएगा? इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं, वक्त पर हो जाते हैं, हुक्मरान तो यही रहेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, क्या चेंज ले आएंगे, पेट्रोल कैसे सस्ता कर लेंगे? आपको क्या लगता है, जादू की छड़ी घुमा पाएंगे? देखिए, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला ज़ाहिर है इस वक्त मईशत है, और मईशत को बेहतर करने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। और हमें नज़र ये आ रहा है कि हम तो ये एक नाम भी आया था कि जनाब शायद एक ऐसा शख्स जो है वो आके निगरान वज़ीर आज़म बनेगा जो मईशत को जानता होगा, लेकिन हमने देखा कि काकड़ साहब जो हैं वो आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई सलाहियतों पे मुझे कोई शुबा है, मैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी उनके बारे में पढ़ा है तो उनको मईशत के बारे में इतना ज़ाहिर नहीं मालूम। तो हमें तो ये था कि इस मुल्क की मईशत को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाएगा निगरान हुकूमत के हवाले से भी। वो जो बड़े फ़ैसला करने वाले हैं जिनकी तरफ बार बार इशारे हो रहे हैं, वो जो हैं कोई ऐसा नाम या कुछ ऐसी प्लानिंग ला के देंगे कि जिसके ज़रिए जो है वो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन क्या इस वक्त सूरत हाल ये नहीं है कि मुझे या आपको भी ये नहीं पता कि कल क्या होगा? क्या मुझे और आपको ये पता है कि IMF ने अभी हमसे क्या क्या काम लेने हैं, हमसे हमारे ऊपर कौन कौन से अपने फैसले मुसल्लत करने हैं? हमें नहीं पता है कि अभी हम क्या क्या करने जाएंगे। तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आज कराची की मैं आपको खबर बताऊं, लियारी के इलाके में एक शख्स ने जो है 5वीं मंजिल से कूद कर खुदकुशी कर ली है। जी। पुलिस का कहना है कि जनाब माली तौर पर बहुत परेशान था। तो ये इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है। अब बात ये है कि सारी सिचुएशन, अब अकरम साहब की बात से अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, आपने उस वक्त से ही मुल्क की ऐसी तैसी करना शुरू कर दी थी। अभी नवाज शरीफ साहब आके बैठे थे, आसिफ जरदारी साहब ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया, पार्लियामेंट में कहा कि हम अभी सियासत नहीं करेंगे, इलेक्शन के आखिरी साल में, इलेक्शन से पहले एक आखिरी साल में जाके हम सियासत करेंगे। लेकिन जनाब 126 दिन का धरना हो जाता है, एक जमात जो है वो आके बैठ जाती है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, 126 दिन तक वो धरना चलता है। फिर जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे दिसंबर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, उसके बाद वो धरना ख़त्म होता है। 2015 में आप उठा के देखिए कि उस वक्त जो है तवानाई के ऊपर जो है वो कितनी चीज़ें शुरू हुई, कितनी चीज़ें नवाज शरीफ साहब ने करना शुरू की थी, जिसमें आपको जो है वो कॉरिडोर्स मिलेंगे, मोटरवे मिलेगी, बसेस के मंसूबे मिलेंगे, LNG की दरामद के मंसूबे मिलेंगे। अभी ये चल ही रहे थे कि आपने जो है उनके खिलाफ फिर पानामा लीक्स निकाल के ले आए, फिर बाकी चीज़ें निकाल के ले आए। तो आप तो कोई भी हुकूमत स्टेबल रहने ही नहीं देते ना। आप तो बस ये चाहते हैं कि जो शख्स आए वो बस आपकी सुने, यस्सर कहे। जहां वो अपनी करने पे आएगा आपके लिए, उस वक्त आपके लिए मुल्क की मईशत भी एक तरफ हो जाती है, मुल्क की सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। तो ये सिचुएशन हो जब इस मुल्क में, तो मुझे तो आने वाले वक्त से भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है। मैं या आप यहाँ बैठ कर अगर ये बात कहें जो कही भी जा रही है कि जनाब अच्छा दिखाएं,
तो मैं कहाँ से अच्छा दिखाऊं जब मुझे अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मैं कैसे ये बात नहीं बताऊं कि जनाब आज एक 65 साल शख्स ने 5वीं मंजिल से कूद के खुदकुशी कर ली, वजह जो है माली मसाइल थे उसके। मैं क्यों ना बताऊं कि मेरे लिए, मेरे जैसे शख्स के लिए आज घर से निकलकर ऑफिस आना सिर्फ इसलिए मुश्किल हो रहा है कि मैं पूरा बजट सोचता हूं कि यार मैं आज कौन गाड़ी में जाऊं या मैं करीम मंगा लूं, या मैं ये सोच रहा हूं कि यार मैं भी साइकिल ले लूं और साइकिल पे ऑफिस आया करूं। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोल की कीमतों की आप अगर बात करती हैं तो पेट्रोल की कीमत का अगर आप देखें, हमने बड़ी बातें की कि हम रशिया से तेल मंगा रहे हैं। अब हम रशिया से तेल कितना मंगाया हमने? 45 लाख बैरल बस, और हमारी टोटल वो कितनी है? 2 करोड़ 26 लाख मेट्रिक टन हमारी कंजम्पशन है। उसमें से हम मंगा कितने रहे थे? रूस से हमने कितना मंगाया? 1 लाख, जिसमें से 50-50 करके 2 जहाज़ आए आपके पास। और फिर सिचुएशन ये कि जब उस सूरत में आपने कहा कि हमें तो $15 फी बैरल आलमी मंडी से कम मिल रहा है रशिया से। अरे भाई मिल रहा है, लेकिन रिफाइनरीज आपके पास वो वाली हैं नहीं है आपके पास। आप तो अरबियन क्रूड ऑयल जो है उसके लिए आपने सारी हमेशा से मशीन रिफाइनरीज लगा के रखी हुई थी। आज आप कहते हैं कि जनाब वो तेल हम मंगवा भी लें तो हमें जो है उससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा। तो पॉलिसीज किधर हैं? हमें तो कहीं कोई पॉलिसीज नजर नहीं आ रही ना। 3.5 साल में मुझे कोई एक ऐसी पॉलिसी बता दें जिसकी बुनियाद पर मैं अच्छा कह सना, सकूं कि आपको जनाब लगता है मुल्क को कि आगे माजी बढ़ाने में की किए तरफ गए पॉलिसी गलत फैसलों का नतीजा अब आवाम भुगत रही है? आवाम अब पेट्रोल की महंगाई की सूरत में देखे तो देखे किसकी तरफ? बेयकीनी सी की कैफियत है? मेरा ख्याल है कि अवाम तो कहीं भी नहीं देख रही है, अवाम अब सिर्फ आसमान की तरफ ही देख रही है कि वहीं से कोई मुआवजा होगा तो शायद कुछ बेहतरी आएगी। ये जो आपने हवाला दिया है कि पिछली हुकूमतों में भी ये सब कुछ होता रहा, तो मेरा ख्याल है कि जो उन हुकूमतों ने किया उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। पहले तो हम पीटीआई से शुरू करते हैं क्योंकि जो आखिरी टेन्योर था वो नहीं का था, और बार बार पीडीएम का जो 16 माह का टेन्योर था उसमें वो यही क्लेम करते रहे कि पीटीआई ने आईएमएफ का एग्रीमेंट खराब किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शौकत तरीन साहब जाते जाते सारा खेल बिगाड़ कर गए, लेकिन जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए उन्होंने चीजें बेहतर करने की कोशिश की तो इसहाक डार साहब को वो पसंद नहीं आया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आई डोंट केयर अबाउट आईएमएफ, उन्होंने ये कहा और उसके बाद उनको भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद हमने ये शोशा भी सुना कि जी वो तो न्यूक्लियर एसेट्स तक रसाई चाहते हैं। जब आप इस किस्म के नॉनसेंस स्टेटमेंट्स देंगे तो जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो कभी भी आपके साथ बात करने के लिए टेबल पर नहीं आएंगे। वो फिर ये सोचेंगे कि आखिर वाकई क्या हम प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं या हम पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले तो नून लीग की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं था, एक कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट डील होनी थी, उसको उन्होंने खराब किया और उसके बाद घूम फिर के उनको उन्हीं पॉइंट्स पर आना पड़ा जो कि आईएमएफ के पॉइंट्स थे। अगर मैं उससे और पीछे भी चली जाऊं तो आपको याद होगा माजी में ये कहा जाता रहा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी और उसमें सबसे बड़ा स्टेक चाइना का था जो कि सी पैक के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था। आपने इतने बड़े मंसूबे को जिसको अगर आप इस्तेमाल करते और एग्जीक्यूट करते तो आप आईएमएफ को ठुड्डे मार सकते थे, आप आईएमएफ को भूल जाते। आपने पीटीआई की गवर्नमेंट में आने के बाद क्या कहा? आपने कहा कि जी हम तो मुआहदों के बारे में दोबारा गौर करेंगे। आपको याद होगा जो उनके मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी हम तो देखेंगे कि मुआहदे किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर किए गए, हम चेक करेंगे कि एहसन इकबाल साहब और फला फला क्या करके गए। उसके बाद हमने देखा कि चाइना बैकफुट पर चला गया, सऊदी अरब से आपकी डील होने लगी, वो ऑयल रिफाइनरी लगाने लगे, उसके बाद वो बैकफुट पर चले गए। यानी कि हर मुआहदे को आपने ऑब्सोलीट करने की कोशिश की, तबाह करने की कोशिश की, सिर्फ अपने पॉलिटिकल फेवर्स के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। और उसका लॉस ये हुआ कि पाकिस्तान के जो करीब तरीन दोस्त ममालिक थे जिसमें 3-4 ममालिक ही आते हैं वो आपसे डिस्टेंस पर चले गए। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने 16 माह एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब तक आपके आर्मी चीफ ने इंटरवीन नहीं किया, जब तक वो सऊदी अरब नहीं गए, जब तक चीन से बात नहीं की, जब तक यूएई से बात नहीं की, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जो कि आपको आईएमएफ से डील किए बिना पैसा देने को तैयार था। यानी कि आपकी इनसे कुछ नहीं हो सका, पे आ चुकी थी। नून लीग ने माजी में जो भी कुछ किया हो, जितने भी मेडल्स उनके सीने पर सजे हो, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनके साथ कोई भी मुल्क जो है वो एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं था जब तक कि हमारा आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं होता। और आपने देखा कि जब हमारा आईएमएफ से एग्रीमेंट हुआ उसके बाद ही ये सब चीजें क्लियर हुई, उसके बाद ही चाइना का कर्जा रोल ओवर हुआ। कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सिर्फ सियासत करती हैं और मुल्क के नाम के ऊपर भी सियासत करती हैं। अगर पाकिस्तान के स्टेक के ऊपर सियासत की जाती तो शायद पॉलिटिकल जो इनकी एफिलिएशंस थी वो एक जानिब होती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनके ऊपर फोकस किया जाता। मेरा ख्याल ये है, जो मैंने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी, कि ये गवर्नमेंट भले 3-4 माह के लिए आई है, लेकिन इसका एजेंडा जो भी है उसमें प्रायोरिटी पे पहले नंबर पर इलेक्शन हरगिज नहीं होगा। 3 से 4 माह में
इन्होंने उन तमाम चीज़ों को कंटिन्यू करना है जो कि माजी की हुकूमत या पिछली हुकूमत छोड़कर गई है, और जो इससे अगली हुकूमत भी आएगी उसकी प्रायोरिटीज़ पहले से सेट होंगी, ऑन पेपर होंगी, डॉक्यूमेंटेड होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 30% से ऊपर 38% पर जाकर भी हमने देखा था, कुछ माह पहले पहुंच गया था, तो उसका मकसद यह है कि पाकिस्तान को इमीडिएट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो मीसाक मईशत की बात की जाती थी, हवा में नहीं की जाती थी, इसकी बहुत ज़रूरत थी। और अगर उस वक्त कंसेंसस हो जाता तो मेरा ख्याल यह है कि आज जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है वो नहीं होता। अगर हम मईशत के ऊपर सर जोड़ लेते तो कम से कम बहुत से इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने ये मौका गवा दिया। इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर भी हमें मौका मिल सकता था, लेकिन हमने मौका गवा दिया। तो मेरा ख्याल ये कि हमारे यहाँ पॉलिटिकली भी इतनी मैच्योरिटी अभी तक मौजूद नहीं है, इतने धक्के खा के भी और इतने तल्ख तजुर्बात के भी बाद भी, कि हम कम से कम इंपॉर्टेंट स्टेक इश्यूज के ऊपर कंसेंसस बिल्डअप कर सकें। और इस वक्त हमारा टारगेट मईशत के हवाले से अगले 10 साल होना चाहिए, 1 साल और 2 साल या 5 साल नहीं होना चाहिए। हमें 10 साल पॉलिसी की ज़रूरत है, उसके बाद ही पाकिस्तान जो है उसकी जो बैकबोन है मईशत, उसमें कुछ जान आएगी और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। इससे पहले अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि IMF से एग्रीमेंट के बाद 1 साल 2 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, तो मेरा ख्याल नहीं है। मुख्तसर लास्ट पॉइंट में ये कहूंगी कि अगर आप बांग्लादेश के मॉडल को देखें, अगर आप इंडिया के मॉडल को देखें, तो आपको समझने में आसानी होगी कि उन मुल्कों ने कुछ सालों में पहले में क्या डेवलपमेंट्स की, किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया और किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को लेकर चले। अगर हम वही मॉडल कॉपी कर लें तो हम अगले 10 सालों में बहुत बेहतर पोजीशन पर जा आजम सकते साहब, हैं। इन ममालिक से तो हम बहुत पीछे नहीं रह गए, और आपको नहीं लगता कि अभी अवाम किसकी तरफ देखे? क्योंकि सूरत नहीं ठीक टाइम एक्चुअली अकरम साहब शॉर्ट है, मुझे आजम साहब का पॉइंट लेना है, फिर उसके बाद में आपकी तरफ आऊँगी। जी आजम साहब। देखिए सना, पाकिस्तान में अभी बड़ी अच्छी बात है कि सना ने मईशत के हवाले से जो हक़ायक़ है उन्होंने सामने रखे। एक उन्होंने पिछली सेगमेंट में उन्होंने बात की थी कि जो IMF का एक इंजेक्शन है उससे हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। आप देखें ना कि हमारे पास है क्या। हमारी इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो बंद हो गई, हमारा जो ओवरसीज़ का रेमिटेंस था वो बंद हो गया, हमारे पास डॉलर का जो ज़र मुबादला के आने का कोई सोर्स था वो रहा ही नहीं है। जब हमारे पास डॉलर आने का कोई सोर्स नहीं होगा तो आप कहाँ से ये मईशत को ठीक करेंगे? आप कैसे महंगाई को कंट्रोल करेंगे? अब जो डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपके पास डॉलर जा रहा है, आपके पास आने का कोई रास्ता नहीं है। IMF ने आपको एक इंस्टॉलमेंट दे दी, एक इंस्टॉलमेंट अभी इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान दे देगा, लेकिन वो भी एक छोटा सा इंजेक्शन साबित होगी। उसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने सिर्फ अपने जो पुराने पैसे हैं वो रोल ओवर किए हैं। आपको मईशत के ऊपर आज ये तय करना पड़ेगा कि ये स्टेट पॉलिसी के तौर पर आप चलाएंगे। वो दुरुस्त कह रही हैं कि 10 साल का प्लान आपके पास होना चाहिए, आपको स्टेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस पर कोई भी पार्टी की हुकूमत आए, हुकूमतें तब्दील हो ना हो, लेकिन मईशत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। उसके लिए जिस तरह के अभी PDM गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में हमारे अदारे, हमारे अफवाज, हमारे आर्मी चीफ वो आगे आए हैं, मेरा ख्याल है उनको इसके ऊपर अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। चाहे वो माइंड्स के ऊपर काम करें, चाहे वो ग्रीन पाकिस्तान के लिए काम करें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए। बांग्लादेश का मॉडल अभी डिस्कस हुआ है। देखें बांग्लादेश ने कहाँ से स्टैंड लिया है। बांग्लादेश ने सिर्फ इंडस्ट्री से स्टैंड लिया है। पाकिस्तान का बहुत सारा इंडस्ट्रियलिस्ट जब उसको यहाँ पे मुवाफिक हालात नहीं मिले वो बांग्लादेश चला गया। अब आपकी इंडस्ट्री बंद होने की बुनियादी वजूहत क्या हैं? आपकी एनर्जी बहुत महंगी है। एनर्जी महंगी होने की एक बुनियादी वजह आपका डॉलर है, क्योंकि आप IPP से बिजली ले रहे हैं। जब आपका डॉलर महंगा होगा आपकी बिजली भी महंगी होगी। और ये चंद दिनों के अंदर तो महंगाई का ऐसा तूफान आया है जिसने लोगों की नींदें हराम कर दी। आप देखें कि पेट्रोल पिछले 15 दिन के दौरान 37 रुपये पर लीटर महंगा हो चुका है। ये 2 दफ़ा जो एक जाते जाते गवर्नमेंट कर गई थी और एक अभी निगरान हुकूमत ने किया। उसके साथ साथ आप देखें सरिया, आज की बात है कि 10 रुपये पर kg, 1 टन के पीछे 10,000 रुपये सरिया महंगा हो गया है। इसके अलावा भी आप पानी देखें, आप पानी हर घर की ज़रूरत है। अब लाहौर के अंदर जो या पंजाब में जो बिल आ रहे हैं पानी के वो डबल से ज़्यादा हैं। अगर पिछले महीने किसी का 1300 था तो इस महीने 2800-2900 रुपया बिल आ रहा है। हर चीज़ इस तरह महंगी की जा रही है कि किसी को ये बिल्कुल ख्याल नहीं है कि इस मुल्क में कौम रहती है। और देखें हुकूमतें देने के लिए होती हैं, हुकूमतें लेने के लिए नहीं होती। ठीक है, हमारे तमाम पैनलिस्ट के मुताबिक ये जो हुक्मरान ले रही हैं अवामी नुमाइंदे, लेकिन अवाम की बेहतरी की तरजीहात शामिल ही नहीं है इनके कामों में। ठीक है, अभी ब्रेक के जानिब आगे बढ़ना है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार हैं और शहरियार आफरीदी, जिनको रिहाई का परवाना मिल चुका है, घर पहुंच गए हैं बखैर आफियत वो। और इसके साथ ही साथ जस्टिस बाबर सत्तार ने जो एमपी ऑर्डर है मुअत्तल कर दिया उनके खिलाफ। और जो सूरत हाल ये है कि पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ एक और साइफर गुमशुदगी के हवाले से मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और इसके साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी ने भी निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है कि जो हमारे 10,000 कारकुनान इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, गिरफ्तार है, उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। और जो सहूलियात है पीटीआई चेयरमैन की जेल में, उसके हवाले से भी निगरान वज़ीर आज़म को उन्होंने ख़त में लिखा है। खैर, जो इससे जुड़ा सवाल है हमारा अकरम साहब, वो यही है कि पीटीआई आखिर क्यों सियासियत आपका शिकार है? देखिए जी, बड़ी ऑब्वियस बात है कि उन्होंने वहाँ पे जाके वो बात की ही है जहाँ पे नज़र आता है कि लोगों के जो मामलात हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और चूँकि जो उनके मामला कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, तो आप देखिए लोग क्यों पीटीआई के साथ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पीटीआई वो बात कर रही है जिनमें उनके मसाइल का हल है। तो सर, नून लीग भी तो यही बात करती रही है, पीपल्स पार्टी भी तो यही बात करती रही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उसके स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने। हाँ। आपके हर साल एक हुकूमत एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान छापती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है, और वो हुकूमत बताती है, हुकूमत के इदारे बताते हैं, ये इदारा शुमारियात बताता है, दूसरे आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री बताती है कि इस मुल्क में ये आपकी ज़राअत में ये ग्रोथ हुई, सर्विसेज में ये ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री में ये ग्रोथ हुई। वो सारा कंपाइल करके नज़र आ जाता है, उसके ऊपर कोई झूठ वाली तो बात ही नहीं होती। वो हर साल हम क्यों छापते हैं, हुकूमत क्यों छापती है? ताकि आपको बता सके कि हमारी माशी हालत क्या है। अब जब हम ये बात जब सामने लेके आएंगे, तो जो दूसरी जमातें हैं, दावा तो हम भी कह सकते हैं, हमें जर्नलिस्ट हैं हम ना, हमने दावे पे तो नहीं जाना, हमने तो उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए हमारे पास फैक्ट्स पड़े होते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होता कि हम देख सकें कि किसने क्या कारकर्दगी दिखाई है। ठीक हो गया। फ़हीम, जो बयानिए हैं वो ऑलमोस्ट सारी सियासी जमातों के एक से होते हैं, अवाम की खिदमत के हवाले से, इलेक्शन में उतरने से पहले भी और इलेक्शन में आने के बाद भी। आपको क्या लगता है कि पीटीआई का क्या एक अलग से कारकर्दगी रही है सिवाय इस बयानिए के कि चोर डाकू? वो इसी बात से अवाम में मकबूलियत पीटीआई चेयरमैन की भी रही है। तो आपको क्या लगता है कि सियासी मकबूलियत और सियासी तौर पर अताब का निशाना उनको क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, बात वही है कि जो बोया है वो काट रहे हैं। अच्छा, पीटीआई ने अपने दौर में जो किया, आज वो अगर उनके साथ हो रहा है तो उन्हें उसे बर्दाश्त करना चाहिए। इसको एक और एंगल से मैं कह देता हूँ, उनकी सियासी तरबियत हो रही है, उन्हें अपनी ये सियासी तरबियत लेनी चाहिए। क्या हमें नज़र नहीं आता कि उन्होंने क्या क्या मुकदमात अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ बनाए? राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से मनशियात की बरामदगी से लेकर और दीगर कई केसेस जिनका मैं यहाँ चलने जिक्र नहीं करता, आपके जहन में भी आ गए होंगे, सुनने वालों को, देखने वालों के जहन में भी बहुत सारे केसेस आ गए होंगे। तो जब वो आप अपने दौर में करते रहे हैं, तो आज आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी तो 16 माह पहले ये वक्त आ गया, अगर आप अपने 5 साल पूरे करते, उसके बाद अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज होती और आवाम आपको मुंतखब ना करते और कोई दूसरी गवर्नमेंट आती, तो फिर यही होना था। मसला सारा ये है कि आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर आप इस मुल्क की तरक्की का सोचते, आवाम की तरक्की का सोचते। आप एक पुराने बयानिए को लेकर चलते रहे कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है। अरे भाई, ये तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जब बारी लगाती थी उस वक्त भी कहा करती थी यही बात। आप आ गए थे, आपको कुछ नया करना चाहिए था। वही बात कि जनाब फ़लाँ ने फ़लाँ चीज़ बेच दी, फ़लाँ ने फ़लाँ चीज़ बेच दी, फ़लाँ के वहाँ पर फ्लैट्स हैं, फ़लाँ का सरे महल है, आप भी वही सब कुछ करते चले गए। तो मेरा सिंपल वो ये है कि आज बहुत अच्छी बात है कि शानदाना साहिबा को और उनके जो दूसरा नाम आपने लिया उनको जो है आज रिहाई मिल गई। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो बच्चा जिसके कल वालिद जो हैं, वो जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, वो बच्चा बाहर आया या नहीं आया? वो जो और लोग जो बेगुनाह गए, मैं सबका नहीं कह रहा, 9 मई के वाकयात में बहुत से लोग ओरिजिनल हैं क्योंकि फुटेजेस हमारे सामने है ना। हाँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे ही लोग जो है जितने भी इस वक्त जेलों में वो सारे के सारे जो है वो बेगुनाह हैं, लेकिन बहुत से बेगुनाह भी हैं। वो बेगुनाह बाहर आए नहीं आए, ये जो लोग बाहर आए हैं, मुझे तो डर लगता है जब कोई बाहर आता है तो कुछ अरसे के बाद जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ वो कहता है कि जनाब अब मैं नहीं रहा इनके साथ। कल शमशान बुखारी साहब की आपके सामने मिसाल मौजूद है। तो मुझे तो बस ये है कि यार कोई ऐसा बयान ना आए जो लोग बाहर आए उनकी जानिब से। लेकिन इम्पॉर्टेंट तरीन बात मेरे लिए ये होगी कि वो लोग जो बेगुनाह इन तमाम वाक़यात में इस वक्त जेलों में हैं वो बाहर आने चाहिए। और पीटीआई साफ बात है, वही जो बोया है वो काट रही है।
आजम साहब मौकाफात अमल की तरफ इशारा किया है फ़हीम ने कि जो पीटीआई चेयरमैन के साथ हो रहा है वो जो बोया है उन्होंने वही वो काटेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। देखें, अगर चेयरमैन पीटीआई अपने रवैये थोड़े से उस वक़्त नरम करते और लोगों के साथ बैठते, ये चोर डाकू ठीक है, चोर डाकू अगर हैं तो आप वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आप बैठे साथ उनके, वो मुर्तखिब होके आए हैं, मुल्क के मामला चलाने के लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ना उस वक्त बैठे और ना ये पिछली हुकूमत के दौरान 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मिसाके मईशत की बात की, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि कैसे बैठा जाएगा और किस तरह मईशत के ऊपर बात की जाएगी। देखिए, उनके बहुत गलतियां हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर वो 5 साल हुकूमत पूरी करते हैं ना, तो शायद आज पीटीआई का कोई टिकट लेने के लिए बंदा तैयार ना होता। लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि उनके 16 माह पहले अदम एतमाद आई और 13 पार्टियां जो हैं वो उन्होंने पीटीआई की जगह ले ली और पीटीआई ने पॉपुलैरिटी की उन हदों को छू लिया जिस पे आज तक कोई पार्टी नहीं गई। लेकिन बात यह है कि देखें, फ़हीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो हर बंदे को इंश्योर करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। जो बेगुनाह लोग हैं जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो 9 मई के वाक़यात में पुलिस ने जिन गुनाहगारों को पकड़ा है उनको आप ट्रायल करें, लेकिन जो बेगुनाह पुलिस ने पकड़े हैं उनको बिला वजह जेलों में नहीं रखना चाहिए, हवालातों में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हम उनका जिक्र करें। सना, ठीक है साहब, आपकी तरफ आएंगे। सही, ये जो गिरफ्तारियां रिहाई के बाद गिरफ्तारियों वाला सिलसिला है ना, वो बंद हो जाना ये भी चाहिए। बंद होना चाहिए। ठीक है, इससे बड़ा जुल्म जो है इससे पहले किसी सियासी जमात पर नहीं हुआ है। सना, आप इस पे एग्री करती हैं? मेरा ख्याल है मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, और ये तो बड़ी मज़ाक़ा खेज बात होगी कि इससे बड़ा जुल्म किसी और जमात के साथ नहीं हुआ, क्योंकि नून लीग के साथ क्या होता रहा। मैं कोई नून लीग की सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पीटीआई के पेरोल पर हूँ, लेकिन मैं जो बात करूंगी वो सच करूंगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में एक लंबी फहरिस्त थी, मेरा ख्याल है जो टॉप टियर लीडरशिप थी उसमें से शायद ही कोई बंदा हो जो कि जेल की हवा जिसने ना खाई हो। और यहाँ तो सिर्फ चंद माह और चंद हफ्ते और चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमने होती हुई देखी है। मुझे जरा गिनवा दें कि मुस्लिम लीग नून के जितने लोग जेलों में गए, चाहे किन केसेस में गए, किस वजह से गए, मैं उस डिबेट में नहीं जाती, लेकिन उसमें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमने देखी। ये अलग बात है कि जो उनकी टॉप लीडरशिप थी वही गायब हो जाती थी, यानी बाकी लोग डंडे खाते थे, मारे खाते थे, लेकिन जो उनकी टॉप लीडरशिप थी या तो वो सऊदीया चली जाती थी या वो लंदन चली जाती थी। वो जिस सिनेरियो में भी होती थी, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रही, लेकिन मैंने कभी उनके किसी दूसरे लीडरान की कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं देखी। उन लोगों ने बर्दाश्त किया, जेलें खाई, अपने केसेस को डिफेंड किया, अपनी पोजीशन को डिफेंड किया, लेकिन हमें पीटीआई में ये नजर नहीं आया। खान साहब का अलमिया ये रहा कि खान साहब खुद बहुत अच्छे लीडर होंगे, लेकिन जो टीम बनाकर उनको दी गई वो टीम उनके साथ ऑनेस्ट नहीं थी और उसने उनके साथ ऑनेस्टी के साथ काम नहीं किया। और जो ऑनेस्ट लोग थे आज वो अपनी अपनी पार्टियां बनाकर खान साहब की पोलें खोल रहे हैं, चाहे वो अलीम खान साहब की जमात हो, चाहे परवेज खटक साहब की जमात हो। ये अलग बात है कि अलीम खान साहब और परवेज खटक साहब भी मुख्तलिफ जमातों से तोड़कर लाए गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ डेडिकेशन दिखाई थी। वो लोग जो कि सिर्फ चंद दिनों और चंद घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो कभी भी पीटीआई के नैरेटिव के साथ खड़े हुए नहीं थे। वो लोग थे जो कि अपॉर्चुनिस्ट थे और वो यही चाहते थे। ठीक हो गया सना, चूंकि टाइम कम है, हमें कंक्लूड करना है। जो पीटीआई के कारकुनान जो कि इस वक्त ज़ेरे हिरासत है उनके साथ तो गलत रवैये, गलत सलूक किया जा रहा है, उनको तो रिहाई मिल जानी चाहिए। लेकिन हाँ, जो हमारे माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो किया जा रहा है पीटीआई के साथ, उनकी सियासी तरबियत है वो उनको होनी चाहिए, वो उनको भुगतना पड़ेगी। इसी के साथ ही मुझे सना कहवान को हमारा पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।